हाँ जी, हम ये पढ़ रहे थे पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, इसके प्रश्न उत्तर। हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। ये क्वेश्चन करते हैं, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ना है। हाँ जी, कौन पढ़ेगा ये इस क्वेश्चन का उत्तर? चलिए पढ़िए, नैना। नैना। जी मैम। हाँ जी, ये प्रश्न का उत्तर पढ़िए। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जी मैम। प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया है। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था। और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्रेमचंद हैं, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में क्या नहीं किया, दिखावा नहीं दिखाया कभी भी। वो हमेशा क्या करते थे, वास्तविकता, असलियत में जीते थे। जिंदगी जीने का ढंग क्या था उनका, असलियत। लोग दिखावे के लिए क्या क्या करते हैं, कपड़े, जूते, फर्नीचर, बर्तन, गाड़ी तक उधार ले लेते हैं। देते हैं कि नहीं? मोहित, 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 वेयर आर यू? मोहित। हाँ जी, तुषार, तुषार, वंश। यस मैम। यस मैम। कौन बोल रहा है, ये तुषार कि वंश? यस तुषार। तुषार मैम। वंश भी बोला। हाँ जी, वंश जी आप आ जाए हो। यस मैम। क्यों, पहले आप कहाँ थे इतने दिन से? ना मैम, एक दिन पहले भी लगाई थी, फिर उससे पहले मैम हिमाचल में था, नेट नहीं था वहां चलता ढंग से। तो फिर आप कैसे अब रेगुलर लगा रहा हूँ हम्म, सारी क्लास। अब रेगुलर लगा रहा हूँ सारी क्लास। लगानी चाहिए ना, अब तो जरूरी है। पहले मैम हिमाचल में था ना। तो हिमाचल में क्या नेटवर्क नहीं आता? नहीं मैम, उच्चारण नहीं आता। फिर आप लोग क्यों जाते हो भाई, जब नेटवर्क नहीं है? पढ़ना पहले कैसे? मैम लॉकडाउन से पहले चले गया था मैम, होली वाले दिन ही चले गया था, जब हॉलीडेज थी तब लॉकडाउन लग गया, क्या करता मैम। पढ़ना तो जरूरी है ना, क्लासें तो यस। चैप्टर समझ ही नहीं आएगा जब आप क्लास में नहीं आओगे, तो अभी आपको भी कैसे? आगे मुश्किल से पेपर के लिए आना था, फिर चंडीगढ़ आ गया। हाँ, तो फिर कैसे समझ आएगा ये? यस मैम। जब जब आपको चैप्टर नहीं समझ आएगा, तो आप क्वेश्चन आंसर, शब्द अर्थ, सरल अर्थ, उसका की व्याख्या कैसे समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो वही फिर वही क्वेश्चन आंसरों में वही उल्टी सीधी लाइनें लिख के आ जाओगे, 2 3। ये पुष्पा गुप्ता के नाम से कौन आया है? पुष्पा गुप्ता के नाम से, पुष्पा गुप्ता कौन है ये? हेलो, कौन है बेटे, आपका नाम बोलो। मैम देवांशी। दिवांशी, अच्छा। आज मम्मी के आईडी से आए हो? मैम। अच्छा, आपकी आईडी शो हो रही थी ना, दिवांशी पुष्पा गुप्ता के नाम से। चलिए, मोहित, मोहित कहाँ है? मोहित ज्वाइन करके कहाँ चले गए? मोहित,
मोहित, आपको सुन रही मेरी आवाज? चार्जर देना जरा दीदी। तुषार, तुषार, हाँ जी, पढ़िए इस आंसर को दोबारा। प्रेमचंद वाला। हाँ जी। प्रेमचंद ने कभी वास्तविक को कभी का पलायन नहीं किया है। उन्होंने अपनी को कभी कमियों को कभी छिपाने का नहीं छुपाने का कभी प्रयास किया। वे भारतीय बिहार एक समान थे। जवाबी लेखक क्या हुआ? आपको दवाई की प्रति के कारण आपको दिख नहीं रहा स्क्रीन है? यस मैम, दिख नहीं रही स्क्रीन? ब्लर दिख रहा है मैम, थोड़ा धुंधला दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है। और बड़ा करूं? दिख रहा है? यस चलो पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ो, गलत पढ़ रहे हो। यस। पढ़ो। अपने पैर को लुहुलुहान करते जा रहे थे और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। हो गया खत्म। हो गया, आप गलत पढ़ रहे थे। देखो, प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को ढकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में जो है कभी भी अपनी असलियत को नहीं छिपाया। उन्होंने कभी अपनी कमियों को नहीं छिपाया। ठीक है, वे भीतर जो थे, अंदर थे जो, वही बाहर थे। उन्होंने दिखावे की प्रवृत्ति नहीं दिखाई। दिखावे की प्रवृत्ति को कभी नहीं मानना। मतलब लोग दिखावे के लिए अपने जीवन में दिखावे के लिए उधार मांग मांग करके जो है अपना स्टेटस बनाते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने तो इवन की उनका जूता भी फटा हुआ था, उन्होंने अपने पैर को लहूलुहान कर लिया पर अपनी असलियत को नहीं छिपाया। दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। ठीक है, तो वो गरीब थे, अगर गरीब थे, निर्धन थे, तो उन्होंने अपनी असलियत को कभी छिपाया नहीं। ठीक है, हाँ जी। जिसे तुम घृणित समझते हो, अब अगला क्वेश्चन है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो, इसका क्या मतलब है? प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति के हाथ से नहीं बल्कि पांव की उंगली से ही संबोधित करना उचित समझते थे। मतलब वो किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनकी तरफ वो हाथ से इशारा करना भी अच्छा नहीं समझते थे। वो तो सिर्फ वो जो है पांव की उंगली से ही क्या करते थे, उनकी तरफ इशारा करना जरूरी समझते थे। वो उस काबिल भी नहीं समझते थे कि अपनी जो उंगली है उनकी तरफ करें। वो तो पांव की उंगली से ही उनको जो है संबोधित करते थे। मतलब उनके लिए हाथ की उंगली लगाना भी उनके लिए क्या था, बहुत ज्यादा जो था मुश्किल था। अब है कि पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है, कौन सी? फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। उसके अनुसार प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? अब किसी की फटे पुराने कपड़ों में फोटो है तो वो क्या सोचेगा? फटे पुराने कपड़ों में अगर फोटो है किसी की तो यही सोचेगा कि क्या नाम है कि इसके पास अलग अलग तरह की पोशाकें हैं। नहीं, फिर वो कहता है कि अगर वो फोटो खिंचाने के लिए ऐसी पोशाक पहनता है तो बताओ वो व्यक्ति कैसा होगा। ठीक है, तो इसको कौन पढ़ेगा इस आंसर को? हाँ जी, खुशप्रीत आप पढ़िए। खुशप्रीत, खुशप्रीत। गुड मॉर्निंग
गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। चलिए इस आंसर को पढ़िए। इसको मैं और आंसर 4 मैम। जी, एक मिनट रुको, इसको मैं वो करूं, वीडियो शूट के साइज तो छोटा करती हूँ। हाँ जी, अब इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को, जो है ये, कि लोग प्राय ऐसा करते हैं, ये वाला पार्ट। हाँ लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। वे वेशभूषा संबंधी खर्च का फिजूल खर्ची मानते होंगे। अब अगर कोई फटे पुराने या सीधे साधे कपड़े पहनकर फोटो खिंचाने जाता है तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं कि ये तो इसके दैनिक जीवन के साधारण कपड़े हैं। ठीक है, विशेष अवसरों पर लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। लोग ऐसे करते हैं ना, शादी ब्याह के कपड़े अलग, सोने के अलग, नाइट सूट अलग, सुबह के अलग, ऑफिस के अलग, स्कूल के अलग, ऐसे होते हैं ना कपड़े। तो जो व्यक्ति फोटो खिंचाने के लिए इतने साधारण कपड़े पहनकर आया है, तो वो सोचो कि तो साधारण मौकों पर तो ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। अगर फोटो खिंचाने के लिए उसके पास ऐसे कपड़े हैं, तो आम रूटीन में भी उसके पास तो इससे भी जो है साधारण कपड़े होंगे। तो लेखक को महसूस होता है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से क्या है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जैसे भीतर है वैसे ही बाहर है। और वेशभूषा के संबंध में वो जितने भी खर्च होते हैं इनको क्या समझते हैं, वो फिजूल खर्ची मानते हैं। क्या मानते हैं इनको? फिजूल खर्ची मानते हैं। हाँ जी, अब कौन पढ़ेगा इसको? तुषार आप दोबारा से पढ़िए, आपकी रीडिंग जो है पढ़िए तुषार। वेयर इज तुषार? यस मैम। हाँ जी, पढ़िए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फोर्थ। ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का है और विशेष अवसर पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद मौकों पर इतना साधारण है तो साधारण मौकों पर ऐसे ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का वास्तविक दिखावा की दुनिया से बिल्कुल भीतर है, क्योंकि वे जैसे भीतर है वैसे ही बाहर भी है। वे वेशभूषा संबंधी फिजूल खर्ची वेशभूषा संबंधी मानते होंगे। वेशभूषा संबंधी आपके तुषार टीवी की आवाज बहुत आ रही है। डन। हाँ, टीवी की आवाज बहुत आ रही है ओके। पीछे। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम करो। मैम वो हाँ टीवी की नहीं है, हाँ, वो दीदी क्लास लगा रहे हैं ना। अच्छा, उनकी आ रही है। हाँ जी, ठीक है, तो थोड़ा आप रेनू मैम की, साइड में हो जाओ। दीक्षा मैम की। हाँ जी, तो थोड़ा ओके। थोड़ा दूसरी तरफ बैठ जाया करो ना आप, बीच में आवाज आई जा रही है। ओके। हाँ जी, लोग क्या करते हैं कि ओके। फोटो खिंचाने के लिए जो है दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसर पर अच्छे कपड़ों का। मान लो कोई फंक्शन है, कोई शादी ब्याह है, कहीं जाना है, तो लोगों के पास अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद है जो इस खास मौके पर, कौन सा खास मौका है, फोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं,
तो पहले तो फोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था ना। पहले तो ये नहीं होता था कि जैसे हम क्लिक करते हैं, अब तो 100 सेल्फियां 1 मिनट में ले लेते हैं सभी बच्चे, है ना, फोन है सबके पास। लेकिन पहले फोटो खिंचाने के लिए स्पेशल दुकान पे जाना पड़ता था। कैमरा जो है किसी किसी के पास होता था जो बहुत ही रिच होते थे। तो फोटो अगर की जरूरत है, अगर तो कोई कोई फोटो खिंचाता था, पहले तो कोई फोटो भी नहीं खिंचाते थे, अगर खिंचाते थे तो बहुत रेयर होते थे। तो जो फोटो खिंचाते थे उनको स्पेशल जाना पड़ता था। तो प्रेमचंद की जो पत्नी है उन्होंने आग्रह किया फोटो खिंचाने के लिए, तो वो फोटो खिंचाने के लिए गई। अब उन्होंने जैसे कपड़े पहने हुए थे, फोटो खिंचाने के लिए अगर उन्होंने इस तरह के कपड़े पहने हैं तो साधारण जीवन में वो कैसे कपड़े पहनते होंगे, वो तो इससे भी अधिक सरल होंगे उनके कपड़े। परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व है जो दिखावे की दुनिया से अलग है। वो जैसे भीतर है वैसे ही बाहर है। तो वो वेशभूषा संबंधी फिजूल खर्ची जो है नहीं करते थे। वेशभूषा के जैसे कि कपड़ों पर हम ऐसे खर्च करते हैं फालतू का, कई बार एक ड्रेस को एक बार पहन लेते हैं, फिर वो दूसरी बार कहते हैं नहीं मैंने नहीं ये पहनी, ये तो वो हो गई है, अब मैंने पहन चुकी मैं फंक्शन में, ठीक है, तो वो नहीं पहनते। तो इस चीज को वो क्या मानते थे, वेशभूषा संबंधी खर्च को फिजूल खर्ची मानते थे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपने ये व्यंग पढ़ा, ठीक है, पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। जो आपने ये व्यंग पढ़ा, तो आपको लेखक की कौन सी बात है जो आकर्षित करती है, कौन सी बात है जो अच्छी लगती है। तो हमने ये व्यंग पढ़ा, तो इसमें हमें इस व्यंग में सबसे आकर्षक बात लगती है कि विस्तारण शैली। मतलब उन्होंने जो एक छोटी सी बात है उसको विस्तार से समझाया, कि उन्होंने पूरी बात को विस्तार से समझाया कि जो भी फोटो खिंचाने के संबंधी, तो फोटो खिंचाने के संबंधी लेखक हमें बताना चाहता है वो क्या है, एक व्यंग्यात्मक शैली है। व्यंग्यात्मक शैली में जो प्रेमचंद है उनका जो साहित्य है उसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा हैं। और इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ स्वयं को दिखाने की प्रवृत्ति पर भी व्यंग किया है। प्रेमचंद है जो स्वयं को भी दिखा रहे हैं और दिखावे की प्रवृत्ति है जो उसको भी दिखा रहे हैं, कि उनकी दिखावे की प्रवृत्ति भी है। ठीक है, अब फिर वो कहते हैं कि इसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने काम निकलवाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इधर लोगों से जो है अपना स्टेटस दिखाते हैं, बारात निकालने के लिए मोटर मांग लेते हैं, ठीक है, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं और अपना स्टेटस असलियत में जो है उसको छिपाते हैं। तो यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है, क्योंकि जो लेखक है वो क्या है, ईमानदार है और उसकी व्यंग्यात्मक शैली है और उसने स्वयं दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है और सामाजिक बुराइयों पर भी व्यंग किया है। हम जी, अब कौन पढ़ेगा ये प्रश्न, कौन पढ़ेगा? हिमांशी आप पढ़िए। हिमांशी, हिमांशी, यस मैम। हाँ जी, आप पढ़िए ये प्रश्न, इसका उत्तर 5th का। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। हाँ जी, पढ़िए। लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यिक प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी
प्रहार किए हैं। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। दोबारा से पढ़िए। मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यिक प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं के दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग्यत करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। हाँ जी, इसमें कौन कौन सी जो बातें आकर्षित करती हैं? सबसे पहले कौन सी है? विस्तारण शैली। ठीक है, सबसे आकर्षक बात लगती है जो, वो है विस्तारण शैली, नंबर 1। दूसरी है व्यंग्यात्मक शैली। लेखक ने पहली बात सबसे अच्छी लगी है जो हमें इस पाठ में, लेखक की जो है पहली है विस्तारण शैली का प्रयोग किया है। नंबर 2, उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इनकी ये दो विशेषताएं ये होगी। अब तीसरी विशेषता, प्रेमचंद ने दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग किया है। नंबर 3 हो गया, दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। नंबर 4, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। नंबर 5, यहाँ लेखक की छवि, ईमानदार छवि को बल मिलता है। समझ आ गई? 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला, यहाँ इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात है विस्तारण शैली। दूसरी आकर्षक जो बात है, जो आकर्षित करती है बात, वो है व्यंग्यात्मक शैली। तीसरा है दिखावे की प्रवृत्ति है, जो प्रेमचंद की जो दिखावे की प्रवृत्ति है उस पर व्यंग किया गया है। नंबर 4, सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक कुरीतियां मतलब समाज में फैली हुई बुराइयों पर प्रहार किया है। प्रहार किया है मतलब हमला किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को बल मिलता है। लेखक की छवि कैसी है यहाँ पर? ईमानदारी की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करता है, मतलब किन बातों की तरफ इंगित होता है, इशारा करता है। तो टीला रास्ते की रुकावटों, बाधाओं का प्रतीक है। टीला किसका प्रतीक है? रुकावटों और बाधाओं का, मुश्किलों का, बाधाओं का प्रतीक है। पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है। टीला शब्द किस किस को दर्शाता है? सामाजिक कुरीतियों को, अन्याय को और भेदभाव को, क्योंकि ये मानव सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये मनुष्य के सामाजिक विकास में क्या उत्पन्न करती हैं? रुकावटें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। दिवांशी पढ़ो जल्दी ये वाला क्वेश्चन। दिवांशी। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला रास्ते की रुकावटों, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती है। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि जो भी टीला शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है? समाज में जो है फैली बुराइयों की तरफ और अन्याय की तरफ और भेदभाव की को दर्शाता है। तो ये टीला शब्द समाज के विकास में उत्पन्न होने वाली जो बाधाएं हैं उसकी तरफ इशारा करता है। किस तरफ इशारा करता है? सामाजिक बुराइयों, अन्याय, भेदभाव, ठीक है, इनकी तरफ इशारा करता है टीला शब्द। टीला शब्द सामाजिक बाधाओं में, सामाजिक कुरीतियों में, भेदभाव में और अन्याय की तरफ इशारा करता है। ये सारी बुराइयां कहाँ फैली हुई हैं? समाज में। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन हो गए हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। अब हमने करने हैं, आगे रह गए इसके रचना अभिव्यक्ति के 2 और भाषा अध्ययन है इसका, ये हम कल करेंगे। 4 क्वेश्चन इसके हैं। अभी आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं यहाँ तक, 1 से लेके 1 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड तो आप रहने देना। ठीक है, थर्ड, सेकंड के ये है
3 प्रश्न है, 3 ये, 4 5 6, बस आपने ये है 6 तक, 1 से लेके 6 तक आपने जो है प्रश्न उत्तर करने हैं, कॉपी में लिखने हैं आपने। इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। और भाई किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो, किसी ने कुछ भी। आपको जो प्रोजेक्ट दिया था 9th क्लास, आपके प्रोजेक्ट नहीं आए मेरे पास। हाँ जी, ये बताइए देवांशी, आपका बन गया प्रोजेक्ट? नो मैम। क्यों भाई, आपके प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? नैना, नैना बोलिए, नैना आपका बन गया? यस मैम, वो मैं आपको भेजना भूल गई थी। खुशप्रीत, खुशप्रीत, इसने तो बनाना नहीं, लास्ट में बनाएगी बिल्कुल। खुशप्रीत यस मैम, बन गया? थोड़ा सा रह गया। बस मुझे इस हाँ, इस वीक में मुझे सबका प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए। तनिष्का, मैम थोड़ा सा मतलब पिक्चर्स लगानी रहेगी है, और सब कुछ हो चुका है तो उसमें। मैंने अगला प्रोजेक्ट दे देना फिर साथ में। तुषार आपका? तुषार 10 नंबर मिलने हैं प्रोजेक्ट के, अगर आप बनाओगे नहीं तो कैसे चलेगा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम एक बार प्रोजेक्ट का टॉपिक रिपीट कर दो। टॉपिक तो मैंने आपको इसमें भी डाला था, उसमें था कि जो है कवि, लेखक और इसकी लिटरेचर की काइंड्स के ऊपर बनाना था। लिटरेचर की काइंड कौन कौन सी हैं? जैसे कहानी है, ठीक है, नाटक है, लघु कथा है, तो वो रूट्स में वो है, पत्र है, निबंध है, ये सारी किसकी किसकी काइंड्स हैं? लिटरेचर की। इनके ऊपर बना सकते हो, कवियों और लेखकों के ऊपर बना सकते हो, ठीक है। भाषा के ऊपर बना सकते हो, भाषा का प्रोजेक्ट बहुत आसान है। भाषा, जो हिंदी भाषा है, इसके ऊपर हिंदी भाषा पे प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने तो आपको कितने सारे टॉपिक बताए हैं। पहला हो गया इस लिटरेचर की काइंड्स, ठीक है, साहित्य की विधाएं कहते हैं इसको। फिर दूसरा मैंने बनाया आपको भाषा के ऊपर, हिंदी भाषा के ऊपर, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, इसके कौन कौन सी भाषाएं हैं, आगे इसका क्या विस्तार है, कितने किस्म की भाषा है, कौन कौन से इसमें जो है इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला, भाषा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको नेट से, वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो है मैंने बताया कवियों के बारे में, कवि की कविताएं लिखनी है, कवियों की जानकारी लिखनी है 10। लेखकों के बारे में, लेखकों की जानकारी, लेखकों की जो है लेखकों की जानकारी और लेखकों की जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी प्रोजेक्ट जो है, मैंने बोला 10 नंबर का प्रोजेक्ट है, मुझे इस वीक तक सबका मिल जाए। अगर नहीं मिल, मैम ये हाँ जी बोलो। एक बना, मैम ये तीनों प्रोजेक्ट बनाने हैं। एक बनाना है बेटे, 4 बताए हैं मैंने। कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, भाषा के बारे में, काइंड्स ऑफ जो है कंबाइंड। लिटरेचर, ठीक है। इन चारों में से यस। एक एक बनाना है। ओके। हाँ, और मैम इस प्रोजेक्ट को हम चार्ट पे नहीं, नहीं, एक फाइल में, फाइल के अंदर बनाना है। फाइल में बनाना है आपने। लेकिन आपने तो ये कहा था कि ये मतलब कि ये सारी पार्ट्स होने चाहिए एक प्रोजेक्ट के अंदर। आपने कहा था ना कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हमारे 10 लेखक के नाम और उनकी पूरी जानकारी, 10 कवियों के जानकारी, तो प्लस फिर उनकी 4 जितने प्रोजेक्ट हो भी गए, रचयिता हैं। 4 प्रोजेक्ट हो गए ना, चारों में से एक बनाना है आपने कोई। लेकिन तब तो आपने कहा था सारों को एक साथ मिक्स करके बनाना है। मिक्स करके मैंने कभी नहीं बोला, मैंने बोला था 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में से आपने बनाना है। आपने मिक्स कर दिया? मतलब सब कुछ कुछ डालने को कहा था आपने उस वक्त तो। नहीं, ऐसे नहीं कहा था मैंने।
ऐसा तो होता ही नहीं है। 4 टॉपिक दिए हैं, उन चार भी नहीं, मैंने उस टाइम तो 5-6 टॉपिक दिए थे कि 5-6 टॉपिक में से आपने ये इनके उसमें से बनाना है। ठीक है, तो चलो आपने जो बनाया है उसको थोड़ा सा वो कर लेना, सेपरेट कर लेना। ठीक है तनिष्का, हेलो। ओके मैम। हाँ, उसको थोड़ा सा ओके। सेपरेट कर लेना। वंश आपने बनाया तो मैं सब। 1-2 दिन में भेज दूंगा। हाँ जी, मुझे इस वीक में मिल जाना चाहिए क्योंकि मैंने अगला प्रोजेक्ट देना है फिर आपको। ठीक है, संडे तक भेज दूंगा। हाँ मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए फिर, नहीं तो 10 नंबर काट देने मैंने। चलिए गुड आफ्टरनून। यस। बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। और सारी क्लास को, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको बोलो क्लास लगाएंगे सभी बच्चे, नहीं तो 10 नंबर यस जो मैम। अटेंडेंस के लगने हैं वो नहीं मिलेंगे किसी को भी जो नहीं लगा रहे। चलिए गुड आफ्टरनून।